Yes, our today's topic is राउट लॉ पार्ट वन। राउट लॉ पार्ट वन के अंदर रिलेशन करना है राउट लॉ का, और राउट लॉ पार्ट टू के अंदर न्यूमेरिकल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। राउट लॉ Francois Marté Rout 1886 give the quantitative relationship between partial pressure and mole fraction. It states that the partial vapor pressure of each component in the solution of volatile liquid is directly proportional to mole fraction of it in solution। मतलब कि जो राउट है इसने कहा था, इसने रिलेशनशिप दिया था कि जो कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया उसका इंडिविजुअल या प्योर फॉर्म में जो भी वेपर प्रेशर है उसको जब हमने एक सोल्यूशन बना लिया कि उस सोल्यूशन के अंदर उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन सोल्यूशन। तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट लेंगे सोल्यूशन के अंदर, तो दोनों कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल एक एक का वेपर प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर वो इक्वल टू होगा उन दोनों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटली इसको कि मान लो कि वो कंपोनेंट वन है, उसका पार्शियल प्रेशर P1 होगा। कंपोनेंट वन का पार्शियल प्रेशर P1 होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन X1 के। लाइक दैट कंपोनेंट P2 का पार्शियल प्रेशर P2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, और X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। P1 का इक्वल टू करे तो वो आएगा P1 नॉट इंटू X1। मतलब कि सोल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर, जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आप फाइंड कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है उसके मोल फ्रैक्शन के। लेकिन अभी ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज किया तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई किया P1 के लिए P1 नोट, P2 के लिए P2 नोट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बन रहा है, ऐसे P2 के लिए P2 नोट कर दिया। अभी ये क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है। अभी देखो कि जो कंपोनेंट हमने मिला के सोल्यूशन बनाए वो कंपोनेंट थे 1 एंड 2। सोल्यूशन बन गया तो उन कंपोनेंट का जो प्रेशर है सोल्यूशन के अंदर उन कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसका वन कंपोनेंट का प्रेशर है P1, सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर है P2। ओके, सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट 1 का अगर प्रेशर है P1 वो इक्वल टू आएगा उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में पहले प्रेशर फाइंड कर लो कितना है, सोल्यूशन में नहीं करना, उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में फाइंड करो प्रेशर कितना है मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन। और दूसरा जो कंपोनेंट है सोल्यूशन में उसका सोल्यूशन में प्रेशर वेपर प्रेशर आएगा इक्वल टू उस कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में फाइंड करो प्रेशर कितना है मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन। आगे देखते हैं relationship to P1 नोट एंड P2 नोट आर द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। ये प्योर कंपोनेंट इन कंपोनेंट की प्योर फॉर्म का प्रेशर है, ये सोल्यूशन के अंदर का प्रेशर है। ओके, आगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज इन कंटेनर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। तो डाल्टन ने बड़ी सिंपल सी एक बात करी है कि ये कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन के अंदर जो टोटल प्रेशर है कंटेनर में विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन के अंदर इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर पता चल जाए तो टोटल प्रेशर उन दोनों को जस्ट प्लस ही करना है। तो टोटल मतलब फाइनल रिलेशनशिप रहेगा इक्वल टू P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, P1 एंड P2 का वैल्यू पुटअप करो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2। P1 का वैल्यू ये निकाला था और P2 का वैल्यू हमने ये वाला निकाल दिया। ओके, अभी आगे देखो इस रिलेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ
x1 x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अगर x2 निकालना है तो x2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1 रहेगा। ओके, तो ये रिलेशन हमने निकाल के रख लिया। तो यहां पर भी x1 को लिखा है, वहां पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस x2। आगे देखते हैं। अभी ये वाला जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में चेंज करेंगे, x1 का वैल्यू 1 माइनस x2, x1 का रिलेशनशिप यूज करा तो ये वाला हमने लिख दिया, बाकी किसी को कोई चेंज नहीं करा, x1 का वैल्यू ये वाला लिख दिया। अभी क्यों करा, क्योंकि यहां पर इस रिलेशनशिप में जो मोल फ्रैक्शन है वो कंपोनेंट 1 का भी लिखना पड़ रहा है, कंपोनेंट 2 का भी मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर गिवन कोई क्वेश्चन निकालना है न्यूमेरिकल, उसमें गिवन तो एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन हो, दो का ना हो, तो कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें x2 और x2 सिर्फ एक कंपोनेंट का ही मोल फ्रैक्शन से ये वाला रिलेशनशिप बन गया कि प्रेशर, टोटल प्रेशर फिर भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे आगे जाके सॉल्व करेंगे तो देखो P1 को मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में किया तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा P1 नॉट माइनस x2 P1 नॉट प्लस, इसको कोई चेंज नहीं करना, दैट वन इक्वल टू दिस वन, और ये साला मिला करके हो जाएगा P टोटल विल बी इक्वल टू ये वाला x2 इंटू P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, मतलब ये वाला वैल्यू। इस वैल्यू में से कॉमन है x2 कॉमन है, x2 कॉमन को निकालो और P1 माइनस में है, P2 पॉजिटिव में है, तो P1 माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखो, P2 पॉजिटिव में लिखो और इसको बाहर एज इट ही रहने दो। तो ये वाला रिलेशन ऐसे बन जाएगा P1 नॉट प्लस x2 निकाल दिया और P2 माइनस P1। ओके, P1 माइनस में है तो माइनस में लिखा जो है। ओके, जो फाइनल रिलेशनशिप बन गया। अभी राउटला सेकंड में पढ़ेंगे हम, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, तो इसके आगे देखते हैं जी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। इक्वेशन से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है? द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। किसी एक कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन से टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। और थर्ड वन इज डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज विल बी इंक्रीज ओवर ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द आइदर कंपोनेंट। जैसे कि एक कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का भी डिक्रीज करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यस, लेट्स डिस्कस दिस ग्राफ। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो सॉल्वेंट का 0 है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो सल्यूट का 0 है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और ये रहा इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और दिस साइड मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मान लीजिए कि x1 यहां पर अगर वैल्यू 1 है तो आगे चलो, तो आगे चलते चलते वैल्यू डिक्रीज होता रहेगा तब तक जब तक x1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। जहां पर x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 1 वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का प्लस है वो 1 आना है, ठीक है ना। तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो सल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट है इन प्योर फॉर्म। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है P1 नॉट। ओके, अभी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखो कि इस साइड से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है और ऊपर की तरफ हो रहा है वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो दिस साइड कौन सा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है? दिस साइड सॉल्वेंट तो डिक्रीज हो रहा है मोल फ्रैक्शन, लेकिन सल्यूट का बढ़ रहा है, क्योंकि सल्यूट दिस साइड 0 है। आगे को चलेंगे, सल्यूट का वैल्यू जो है 0.1 0.2 करते 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 यहाँ तक जाके 1 आ जाएगी। तो सल्यूट का जब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएंगे तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने से सल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो भी देखो बढ़ता चला जाएगा। तो सल्यूट का वेपर प्रेशर एक समय जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 आएगा तो मोल वेपर प्रेशर हो गया P2 नॉट। अभी इस पॉइंट पर यहां से लेके 0 से लेके जहां तक जितना भी ग्रोथ करा तो जो P2
vapor pressure of solute in solution that will be equal to vapor pressure of solute in pure form multiply mole fraction of solute. ओके, तो P2 is equal to P2 नॉट इंटू X2. ऐसे ही एज इट जो ग्राफ X1 सॉरी X2 का सॉल्वेंट का सॉरी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां पर 1 आ गया, ठीक है ना। तो सल्यूट का ये है सॉल्वेंट, ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया। तो आगे की तरफ अगर चलते जाएं तो जो X2 का वैल्यू है मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि यहां पर वैल्यू X2 का 1 है, आगे चलते कम होते होते यहां पर वैल्यू आ जाएगा 0। ओके, तो मोल फ्रैक्शन तो आगे चल के इस साइड से कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू कम हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट का वैल्यू तो बढ़ रहा है। X1 0 है, आगे चलते चलते 0 से आगे बढ़ता जाएगा। जितना X1 का वैल्यू इस साइड से बढ़ेगा उतना ही X1 का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इस साइड से जितना X2 का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। तो X1 का जब वेपर मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट हो गया। अभी यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक इसका जो डॉटर लाइन है वो P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। ओके, तो जब ये दो ऊपर वाले सॉलिड लाइन मिलाई है, अभी दोनों को अगर मिला दें तो रिजल्टेंट जो वेपर प्रेशर बनेगा P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको ग्राफ से हम यहां स्टडी कर रहे हैं, पहले इसको हमने थ्योरेटिकली स्टडी कर लिया था मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का। तो X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। The graphical representation of vapor pressure versus mole fraction of an ideal solution at a constant temperature। अभी देखना क्या है कि अगर X1 का वैल्यू यहां पर इतना ही रहे, X2 का वैल्यू इतना ही रहे और ये वैल्यू भी यहां पर इतनी ही रहे, ठीक है ना। तो नीचे वाला ये सारा ग्राफ का वैल्यू सेम रहे तो क्या, अगर ये जो X1 देखो सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सल्यूट का वेपर प्रेशर कम है, अगर हम ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम आ जाए और सल्यूट का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा सल्यूट भी आ सकता है जिसका खुद का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो, ठीक है ना। तो ऐसा अगर वेपर ग्राफ स्टडी करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो उसमें क्या होगा कि X1 का देखो P1 का वेपर प्रेशर कम है, P2 का वेपर प्रेशर ज़्यादा, कुछ भी चेंज नहीं करा, सिर्फ वेपर प्रेशर का वैल्यू कम या ज़्यादा किया है। सॉल्वेंट और सल्यूट का वेपर प्रेशर कम को ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा को कम कर दिया, तो जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है वो फिर भी वही आना है, ठीक है ना। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब कि दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर चाहे किसी का कम है चाहे किसी का ज़्यादा है, जब उसका सोल्यूशन बना देना है तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर उन दोनों के प्लस के प्रेशर के बराबर आना है, ठीक है। लेकिन जो सोल्यूशन के अंदर प्रेशर होगा उनके बराबर, ठीक है ना। ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, ये सोल्यूशन का टोटल का वेपर प्रेशर है। आगे द डॉटर लाइन 1 and 2 रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, P1 कंपोनेंट, P2 कंपोनेंट। ओके, देन द थिक लाइन कर्व रिप्रेजेंट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। जो ऊपर वाली लाइन थिक थी वो टोटल वेपर प्रेशर हमें दिखा रही है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P2 दैट इज, कह रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू है वो P1 नोट की है और मैक्सिमम वैल्यू P2 नोट की है, ठीक है ना। तो ऐसा मिनिमम वैल्यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल में द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 नोट एंड मैक्सिमम वैल्यू P2 नोट। अगर ऐसा रहेगा तो मतलब P2 नोट का अगर प्रेशर ज़्यादा है P1 नोट से, मतलब टू कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर एज ए प्योर फॉर्म ज़्यादा है P1 से, तो ऐसा रिलेशन है उसके अंदर। तो इसको आगे देखते हैं। यूजिंग द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
पी आई के लिए फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन और टोटल वेपर प्रेशर। वैसे पहले भी कर रखा है कि जो डाल्टन लॉ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट का इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कंपोनेंट इनटू मल्टीप्लाई ऑफ दैट कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर। उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देख लो और उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो तो वो टोटल कंपोनेंट के जो प्रेशर के बराबर आएगा। Very important point here, we note that the composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by partial pressure of component. If Y1 and Y2 are the mole fraction of component 1 and 2 respectively in vapor phase, then using Dalton law of partial pressure equilibrium attain हो गया दोनों फेज के अंदर। दोनों फेज मतलब दो लिक्विड के सोल्यूशन बना रखे हैं, एक सॉल्वेंट है एक सल्यूट है, तो उसका एक का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन y1 है, दूसरे का y2 है। जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर है दोनों का वेपर प्रेशर को प्लस करके आना है। डाल्टन रिलेशन के अकॉर्डिंगली होगा जो P1 टोटल है, P1 है प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन P वन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल उसके प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर, और ऐसे ही लाइक दैट P2 रहेगा। राउट्स लॉ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। राउट लॉ को हेनरी लॉ से कैसे कोरिलेट किया, क्योंकि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि जो हेनरी लॉ है वो गैस के लिए हमने किया था। हेनरी लॉ ने कहा था किसी गैस को किसी सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाना है तो क्या कंडीशन रही होगी, ठीक है ना। हेनरी लॉ ने गैस के लिए काम करा है, तो उसके लिए राउट लॉ बोल रहे हैं, हेनरी लॉ के राउट लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो राउट लॉ तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, तो गैस का भी मोल फ्रैक्शन अगर ले लो तो उसका भी डिसोल्यूशन हमें पता चल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। यहां पर सॉलिड का लिक्विड का कंपोनेंट ना लो, गैस का ले लो। भी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर काउंट करना है तो वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उस गैस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल टू, ठीक है ना। तो P अगर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इक्वल टू लगाएं, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए यहां पर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट वन इज KH, हेनरी कांस्टेंट। पहले राउट लॉ ने ये काम किया था, यहां पर P1 के लिए P1 नोट लिखा था। इसका मतलब है जो P1 नोट है उसकी जगह हम हेनरी कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट वो इक्वल टू प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वलिटी होगा। आगे P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, और KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट का ये रहा। आगे देखते हैं जी, विच KH बिकम इक्वल टू P1। जहां पर जो KH है हेनरी कांस्टेंट वो PI नोट के बराबर रहेगा, ओके। क्योंकि हेनरी को राउट लॉ से कंपेयर किया तो वो ये वाला रिलेशन आएगा, ठीक है ना। आगे MCQ क्वेश्चन एक लेते हैं। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, एवेपोरेशन का रेट नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर और फ्लो ऑफ एयर करंट ओवर द सरफेस। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर तो डिपेंड करेगा, लिक्विड जैसा होएगा एवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होएगा, ठीक है ना। सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला होएगा तो एवेपोरेशन भी ज्यादा होएगा। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड मतलब कि उस लिक्विड का सरफेस एरिया कितना है, जितना ज्यादा बड़ा सरफेस रहेगा उतना ज्यादा एवेपोरेशन रहेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा एवेपोरेशन रहेगा। और फ्लो ऑफ एयर करंट ओवर द सरफेस, और उस सरफेस के ऊपर एयर कैसे फ्लो कर रही है, जितनी ज्यादा फ्लो करेगी उतना ज्यादा एवेपोरेशन रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो है इन सब में से ABCD सारे आंसर जो है ये, ठीक है ना। एवेपोरेशन के लिए सारे जो जो पॉइंट है ये सभी निर्भर करेंगे रेट ऑफ एवेपोरेशन के लिए। राउट लॉ पार्ट 2 के अंदर ओनली एक न्यूमेरिकल कंसिडर करना है, जो हमने सबसे पहले राउट लॉ का एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट किया था, उस न्यूमेरिकल के लिए ये है
कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 Kelvin are 200 millimeter at 415 millimeter of mercury respectively. Calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 grams of chloroform CHCl3 and 40 grams of CH2Cl2 at 298 Kelvin. इनमें से दिया गया है सोल्यूशन में मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का मोलर मास वो निकाल लो, कार्बन, हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन का प्लस करके। देन मोलर मास ऑफ CH2Cl2 इसको निकाल लो। दोनों का मोलर मास क्यों निकाला? क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट गिवन है तो वेट CHCl3 का भी गिवन है, ठीक है ना। तो CHCl3 का भी गिवन है और दूसरे का भी गिवन है, तो ऐसे उसका मोलिकुलर मास के रेशियो निकाल के इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए। आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CH2Cl2 तो वेट ओवर मोलिकुलर वेट, और इसके लिए भी 40/85 इक्वल टू 0.47 आ गया CH2Cl2। अभी नंबर ऑफ मोल दोनों का पता चल गया। नंबर ऑफ मोल से आगे प्रोसेस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल तो फाइंड कर लिया हमने प्लस करके, तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट निकालना हो तो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो, टोटल नंबर ऑफ मोल से नीचे डिवाइड करो तो उसका मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। दूसरे का कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक से इसको माइनस कर लो या फिर इसी वैल्यू को दोबारा से कर लो, ठीक है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको अभी इसको ऊपर रख के बाकी सभी का सम टोटल नीचे रखेंगे तो दूसरा कंपोनेंट CH2Cl2 का भी मोल्स निकल आएगा। तो मोल CH2Cl2 इसको भी सॉल्व कराएं, एक से माइनस करोगे तो भी यही आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल निकल आए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल निकल आए, लेकिन अभी निकालना है यूजिंग द इक्वेशन P टोटल इक्वल टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2। ये वाला रिलेशन हमने किया था, राउट लॉ का लास्ट रिलेशन ये वाला आ गया था। इसका मतलब कि इसमें जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है और हमारा आंसर आएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 वैल्यू 200 प्रेशर, ठीक है ना। जो P1 वैल्यू जो है हमारे पास सॉल्वेंट का वैल्यू गिवन है, तो ये सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है। सॉल्वेंट एंड सल्यूट दोनों का प्रेशर गिवन है, सॉल्वेंट एंड सल्यूट दोनों का प्रेशर गिवन है, दोनों का प्रेशर पुट अप किया और x2 हमने निकाल लिया था, ठीक है ना। तो x2 निकाल के बाकी सारा तो वैल्यू इसमें पुट अप कर ही करा, तो वैल्यू पुट अप करके हमारे पास इतना 347.9 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ गया। ऐसे नहीं, एक बार हाथ से इसको करो, लिखो, जो इसका जो इक्वेशन है इसको अच्छी तरह से समझो। इक्वेशन अगर समझ लिया तो 90% आपका काम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप कौन सा लगाना है, कैसे काम करना है वो माइंड में रखो तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसके आगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी हमने करा था लिक्विड इन लिक्विड, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेट्स स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन solid in liquid. The pressure exerted by vapor molecule of liquid when they are in equilibrium with liquid of a given temperature is called vapor pressure of liquid at that temperature. Okay, तो vapor pressure जो रहेगा liquid का equilibrium में वो डिपेंड करेगा कि उस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड के कितने वेपर्स बने। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली अगर प्रूव करें तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय बैरोमेट्रिक मेथड, ठीक है ना। मैनोमीटर से सुबह भी हमने किया था, मैनोमीटर से किया था, तो बैरोमेट्रिक मेथड से करना है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट होगा। मतलब कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर सल्यूट मिला दिया,
सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉलिड सल्यूट मिला दिया तो सोल्यूशन बना दिया, उस सॉल्वेंट का जितना भी पहले वेपर प्रेशर था, जब उसका सोल्यूशन बन गया तो वो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब सॉलिड को किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन जब हम लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो सॉलिड को मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अभी इसको देखते हैं। इन सोल्यूशन सम ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, देयरफॉर the fractions of surface covered by solvent molecule get reduced। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, जो सल्यूट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है, वो सोल्यूशन के सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो कवर करने से सरफेस में से जितने मॉलिक्यूल ने वेपर बन के उड़ना था, वेपर बनना था, वेपराइज होना था, वो सारे जो पार्टिकल है वेपराइज नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली है? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ने ले ली है। इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं जी। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसका मतलब ये रहा कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, क्लोज सिस्टम किया, तो किसी टेम्परेचर के अंदर इसको रखा, तो उसका सभी जो सरफेस पर जितने भी पार्टिकल है वो सारे देखो सॉल्वेंट के हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपराइज होके तो बनाएंगे वेपर, ठीक है ना, वेपर बनाना शुरू करेंगे। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन होना है, क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन होना है। कंडेंसेशन के बाद एक समय आएगा कि जितना वेपोराइजेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होके वापस पानी बनेगा, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। अभी क्या करना कि हमने सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करके सोल्यूशन बना दिया। इसी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल के तो मिक्स कर दिया, तो क्या देख रहे हैं कि ये जो ज्यादा डार्क पार्टिकल है ना, ये सल्यूट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, और नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल, नॉन वॉलेटाइल मीन टू से ये वेपोराइज नहीं हो सकते, इसके वेपर नहीं बन सकते। अभी क्या है देखो, वो यहाँ पर सरफेस एरिया, कितना ज्यादा सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया पर मान लीजिए 100 पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर आ सकती है, ठीक है ना, फिट हो सकते हैं सरफेस के ऊपर। अभी क्या करा, उस 100 में से 40 पार्टिकल तो सॉलिड ने जगह ले ली, ठीक है ना, 40 पार्टिकल सॉलिड, और अभी 60 पार्टिकल ही है जो सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, जिसके वेपर बनने हैं। अभी क्या होगा, तो वो 60 पार्टिकल के ही वेपर बनेंगे, तो क्या होगा कि सल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के कारण सरफेस के ऊपर वो सल्यूट जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है वो अपनी जगह ले लेते हैं और सॉल्वेंट को हटा देते हैं जिसने वेपर बनाने थे, और उसके कारण क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाने के कारण जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम हो जाएगा। तभी तो बोल रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड। The decrease in vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in solution। तो क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो किसी एक ग्लास में मान लीजिए 1 चम्मच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर 2 चम्मच डाल दिए तो सरफेस पर ज्यादा पार्टिकल सॉलिड ने ले लेनी है, ठीक है ना, तो उसका वेपर प्रेशर और भी कम हो जाना है। ओके, देन एग्जाम्पल फॉर 1 मोल ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ यूरिया 1 kg ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, एग्जैक्टिंग वेपर प्रेशर सेम एज दैट ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। देखो 1 मोल यूरिया लिया, 1 मोल ही सुक्रोज लिया। 1 मोल यूरिया को 1 किलोग्राम पानी के अंदर डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाना, और 1 मोल सुक्रोज को भी 1 kg वाटर के अंदर डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाना, और टेम्परेचर भी उनका सेम रखना है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा। राउट लॉ इज इन जनरल फॉर एनी सोल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction। तो क्या कह रहे हैं, राउटलर ने तो हमें ये कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन को करें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंपोनेंट का हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे होगा कि कोई आई कंपोनेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस मोल फ्रैक्शन का, ठीक है ना, एंड पी आई विल बी इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाई। अभी ये वाला कंपोनेंट है प्योर फॉर्म में,
प्योर फॉर्म में इसने वेपर प्रेशर कुछ देना है, ठीक है ना। उसका प्योर फॉर्म में जो भी वेपर प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो तो उसके उस वेपर प्रेशर के बराबर आएगा, जिसको पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। जो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन बनने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर रह जाएगा, ये वो वाला प्रेशर आएगा। तो मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द partial vapor pressure of that component in pure form multiply mole fraction of that component. Okay, then P1 will be equal to proportionality constant proportionality है, it is equal to vapor pressure of a pure solvent. Plot a graph between vapor pressure of mole fraction of a solvent and shape of curve is linear. Plot a graph between vapor pressure and mole fraction. Vapor pressure and mole fraction solvent का अगर हम ग्राफ बनाएं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ओनली सॉल्वेंट लिया उसका वेपर प्रेशर एंड अभी देखो वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का इस पॉइंट पर 0 है। आगे की तरफ जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ गया, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ गया। मोल फ्रैक्शन यहां तक इंक्रीज कर दो तो वेपर प्रेशर इतना बढ़ गया। मोल फ्रैक्शन जब 1 हो जाएगा तब उसका मैक्सिमम जो है वेपर प्रेशर शो होगा किसी कंपोनेंट का। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन रहेगा, तभी तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो ग्राफ है वो लीनियर आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों क्वांटिटी। एमसीक्यू क्वेश्चन एक लेना है, एज टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या रहेगा? आंसर विल बी इंक्रीज वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज वेपर प्रेशर भी इंक्रीज रहेगा। ओके बेटा, ये टॉपिक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सी, इसनों तुसी एक दो बारी सुनोगे तो ही जो रिलेशन है वो समझ लगेगा, और इस रिलेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ एक दो बार लिखोगे तो ही कर पाओगे। अगर ये समझ आ गया, दिमाग में बैठ गया, तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे जाके आप कर पाओगे। ओके, थैंक यू।